आम तौर पर क्या होता है कि किसी शख्स के लिए नौकरी छोड़ के समाज कार्य में आना ये बहुत बड़ी कठिन बात होती है। आपने नौकरी छोड़ी, आप प्राध्यापकी कर रहे थे, आपने वो छोड़ के समाज कार्य में आने का सोचा। तो क्या आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी? यानी आप कैसे ये हिम्मत कर पाए, आप ये कैसे निर्णय ले पाए? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे जीवन में मैंने बचपन से बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता देखे थे। मेरे पिताजी भी एक ज़माने में फुल टाइमर कार्यकर्ता थे, विनोबा जी के सेक्रेटरी भी थे। उनके कई मित्र थे, जो घर में आते थे, मैं जिनको पहचानता था। फुल टाइम काम करते थे, फैमिली किस ढंग से चल रही वगैरह इसका विचार नहीं करते थे। लेकिन बचपन में मैंने जो अनुभव लिए थे, खास कर हमारे आस-पास के लोगों के कारण और जो हमारा एक किराना दुकान वाला आदमी हमेशा मुझे चिढ़ाता था क्योंकि पैसे नहीं रहते थे, उधार माँगने जाते थे, तब वो तुम्हारा विनोबा तो बकरी को बादाम खिलाता है, किशमिश खिलाता है, इतना पैसा उसके पास है और तेरे पिताजी ऐसे भिखारी है, फिर तो उधार माँगने आता है, ये बात बार-बार वो सुनाता था। तो मैंने अपने जीवन में तो निर्णय लिया था कि मैं कभी फुल टाइमर कार्यकर्ता नहीं बनूँगा, सार्वजनिक काम नहीं लूँगा, लेकिन बाद में मैं उसी में आ गया। उसके पहले जैसा मैंने अभी कल्याण में काम किया, मुंबई में मिनर्वा टॉकीज के पास में यानी ग्रैंड रोड में काम किया। पूरे तब मैं कल्याण थाना से लेकर हर जगह घूम-घूम कर घरों-घरों में जाकर सेल करता था सब इन चीज़ों का। उसके बाद में फिर मैंने मेरे कॉलेज के जीवन में मेरी माँ ने उनके एक मित्र का होटल था, यानी होटल नहीं था, वो अपना मेडिकल सेवाग्राम कॉलेज का कैंटीन था। वो कैंटीन उन्होंने लिया था और वो बहुत घाटे में चल रहा था। तो मुझे पूछा गया जब मैं सेकंड ईयर आर्ट्स कॉलेज में सीख रहा था तब मुझे पूछा गया कि क्या तुम मदद करोगे? मैंने कहा ठीक है, शाम को मुझे समय होता है, मेरी 10-11 बजे कॉलेज खत्म होता है, तो मैं 11 बजे के बाद जाऊँगा, खाना उधर ही खाऊँगा और उसके बाद मैं रात तक का काम करूँगा। और मैंने वो सही मायने में बहुत सक्सेसफुली केवल उस होटल को मैंने बड़ा किया ऐसा नहीं है, उस कैंटीन को बड़ा किया ऐसा नहीं है, उसका नाम भी बड़ा किया, ताकि वो बाद अच्छा। में बहुत अच्छे ढंग से चलने लग गया 6-7 माह में। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मेरे पिताजी ने जिसको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, उसमें प्याज रखे थे, यवतमाल के कोल्ड स्टोरेज में। हुँ, हुँ। पिताजी तो किसान थे। कोल्ड स्टोरेज में प्याज रखने के कारण क्या परिणाम होते हैं, ना उनको पता था, ना वो कोल्ड स्टोरेज वाले को पता था। उसका भी कोल्ड स्टोरेज नया-नया था। प्याज रखने के बाद में प्याज के अच्छे दाम आ गए तो उन्होंने प्याज निकाले और पूरे के पूरे 2 ट्रक यवतमाल के मार्केट में ले गए। यवतमाल में ही रखे थे। जैसे ही पहले दिन वो निकाल के रखे थे शाम को और दूसरे दिन सुबह ट्रक भरे गए, तो उसमें से अ, स्प्राउट बाहर आने लग गए। अब वो प्याज की कीमत उग एकदम गए गिर वो। गई। यानी जैसे उग गए, उगना शुरू हुआ, तो एकदम से उसकी कीमत गिर गई। इतनी कीमत गिर गई कि ट्रक का भी भाड़ा ना निकले। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने 2 ट्रक वर्धा मार्केट में लेकर आए। यानी वो 2 ट्रक तो वहाँ छोड़ दिए थे, यानी बेच दिए थे, लेकिन बहुत कम कीमत में। लेकिन उनको लगा वर्धा मार्केट में अच्छा मिलेगा, तो वर्धा मार्केट में उन्होंने इतनी केयर ली कि जब निकाला कोल्ड स्टोरेज से तभी वो भरे और भर कर लेकर आए। लेकिन तब तक ये बात तो वर्धा में पहुँच गई थी, वर्धा मार्केट में। मार्केट का एक-दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट होता है। कोल्ड स्टोरेज में थे क्या? पहला ही सवाल पूछा गया। इसमें से स्प्राउट आएँगे, इसलिए एकदम से उन्होंने कम दाम में माँगा। तो इस वक़्त उन्होंने ट्रक का सामान नीचे नहीं निकाला था। इसलिए वो वैसे ही लेके आए और घर में डाल दिए पूरे के पूरे 2 ट्रक। मैं घर में आकर देखता हूँ तो 2 ट्रक पूरे प्याज पड़े हैं। मैंने पिताजी को पूछा अब स्प्राउट आना शुरू हो गए थे उसको। मैंने पिताजी को पूछा तो बोले कुछ भी कर इसका, गैया को खिला कुछ भी करो मैं तो बस इसका कुछ कोई मिलने वाला नहीं है और इतने कम दाम में बेचने में कोई मतलब नहीं है। यानी आज जो लोग रास्ते में प्याज फेंक देते हैं उसका मतलब तब मुझे पता चला था। जी, मैं तब जी। फाइनल में पढ़ रहा जी। था बीए फाइनल में। कॉलेज में बहुत लोकप्रिय था, कॉलेज का हीरो था। मेरे कुछ 2 मित्र विनय पंड्या और एक मित्र था। हम तीनों का एक ग्रुप था। हम तीनों मिलकर हमने तय किया कि ये प्याज हम बेचेंगे। हमने 3 गाड़ियाँ 4 चक्की गाड़ियाँ होती है ना जिस पर सब्जियाँ लादकर लोग बेचते हैं, उस ढंग की हमने भाड़े से वो गाड़ियाँ लाई 3 गाड़ियाँ। उसमें प्याज भरे और मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर बेचे। और अच्छा। उसका इतना पैसा मिला कि मेरे पिताजी का कोल्ड स्टोरेज का भी खर्चा निकला और ट्रक का भी खर्चा निकला। तो पहली बार उनको कॉन्फिडेंस आया कि ये लड़का कुछ तो भी ज़िंदगी में कर सकता है।
अरे वाह! हम गाँव में प्याज बेच रहे थे, हमको किसी को शर्म नहीं आ रही थी, तीनों को किसी को शर्म नहीं। कछवा नाम का तीसरा लड़का था। हम तीनों में से हुँ, विनय हुँ, हुँ। पंड्या, कछवा और मैं। हम तीनों में से किसी को शर्म नहीं। फिर बाद में हमारे काफ़ी साथी जुड़े, जो भी मेरे साथ में क्लास में पढ़ते थे, मुझे जानते थे, वो भी जुड़ गए। हम सब मिलकर गाँव-गाँव बेच रहे हैं। घर-घर में जाकर बेच रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले में बेच रहे हैं। इससे भी मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं कुछ भी कर कर कुछ भी कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में जब जेल में से छूटा तो मुझे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था, लॉ करना चाहता था, लॉ कॉलेज में गया। लॉ कॉलेज में जाने के बाद में यानी मेरे ही कॉलेज में यशवंत आर्ट्स कॉलेज में जहाँ लॉ था, तो वहाँ के प्राचार्य, जिस कॉलेज का मैं हीरो था, मेरे प्राचार्य ने मुझे कई प्राइज़ेज़ दिए थे। वही प्राचार्य मुझसे कहते हैं कि तुम जैसे देशद्रोही को कॉलेज में प्रवेश नहीं दे सकते। तुम देशद्रोही ओहो! हो। जेल से छूटने के बाद में मुझे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने यवतमाल में रसवंती लगाई थी, बाद में भोजनालय चलाया। तो ये सब अनुभव मेरे साथ में थे, उसके बाद में मैंने एमए फाइनल किया, फिर प्राध्यापक बना। तो ये कॉन्फिडेंस तो मेरे जीवन में आ गया था कि मैं अपने जीवन में कभी भी पैसे कमा सकता हूँ। और जब मैंने एमए फाइनल करने के बाद में कॉलेज जॉइन किया, प्राध्यापक बना, उस तक मेरे मन में तय हो गया था कि सामाजिक क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा काम करना है। फुल टाइम नहीं करूँगा, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में मैं अच्छा काम करूँगा। और मैं अपने जीवन में एक फ़ायदा मुझे ऐसा था कि मेरे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं थी। क्योंकि मेरे माँ-बाप के पास में इतनी ज़मीन थी कि मैं हमेशा बोलता था कि ठीक है, ज़मीन तुम्हारी है। हर हर साल में 1-1 एकड़ बेचोगे तो भी आप दोनों जी पाओगे। इसलिए मुझे आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ना मैंने मेरे माँ-बाप के लिए कुछ किया और बाद में कभी माँ-बाप की मदद भी ली। यानी मेरे पढ़ाई के वक़्त भी मैंने बहुत ज़्यादा मदद अपने घर के लोगों की नहीं ली है। तो मैंने ये मान के चला था कि मैं मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और मैं आपकी मदद करने के योग्य नहीं रहा तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आप भूखे नहीं मरने वाले हो। तो मैंने ये मान कर लिया था, मान चला था कि मुझे मेरे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे माँ-बाप अगर गरीब होते तो शायद मुझे अलग ढंग से सोचना पड़ता, लेकिन वो जी हाँ। संयोगवश मेरे लिए अच्छी बात थी कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब रहा सवाल घर गृहस्थी का, तो मैंने पहले ही तय किया था कि घर गृहस्थी के लिए कभी कमाई नहीं करने की। मेरे अच्छा। जीवन में मैं किसी को एक पैसा नहीं माँगूँगा, स्वयं पूर्ण बनूँगा खुद के लिए, लेकिन घर गृहस्थी के लिए पैसे कमाने के लिए कभी नौकरी करते नहीं बैठूँ। ये मैंने बहुत पहले तय किया था, यानी प्राध्यापक बनने के पहले ही तय किया था। उसके बाद में मैं प्राध्यापक बना, इसीलिए मैं फट से प्राध्यापकी छोड़ सका। हालाँकि मैं डेढ़ प्राध्यापक था, जूनियर का फुल टाइमर था, सीनियर का पार्ट टाइमर था। मुझे डेढ़ पगार मिलता था, अच्छा पगार था। उसके बावजूद मैं अगर उस दिनों में कोशिश करता तो और किसी कॉलेज में मुझे नौकरी मिलती, क्योंकि मुझे बहुत नाम था। तरुण भारत का कॉलम चलाता था, इसलिए पत्रकार कर नाम था, एक कार्यकर्ता कर नाम था, एक वक्ता कर नाम था। तो कोई ना कोई कॉलेज तो मुझे स्वीकार लेता, जिसमें कम से कम उस कॉलेज में भ्रष्टाचार कम से कम है, ऐसा उसको लगे तो वो लेता था। क्योंकि मेरे कॉलेज के तो भ्रष्टाचार मैंने निकाले थे, इसलिए बहुत डरते थे मुझसे लोग कि अपने कॉलेज में इसको ले तो ये अपने ही कॉलेज का ये करेगा। लेकिन उसके बाद में हमने तय किया, मैंने मेरे बाकी मित्रों ने मिलकर कि मैं पूना में जाकर नौकरी करूँगा। और पूना में जो नौकरी मैं करने वाला था, उसके लिए मुझे पगार था एग्ज़ैक्टली 1/4, यानी अच्छा। 1/4 पगार में 25% पगार में मैं पूना में गया। हालाँकि वो मुझे दुगना पगार था। उन दिनों में पत्रकारों के पगार बहुत कम थे। ₹750 मेरा अधिकृत पगार था और किर्लोस्कर प्रेस मुझे विदर्भ के टूर के लिए एडिशनल ₹750 एक्स्ट्रा पगार कर देते थे। यानी जाने-आने का खर्चा तो उठाते थे, साथ में और ₹750 देते, इसलिए मुझे 1,500 मिलता था। एग्ज़ैक्टली 1/4 पगार में मैंने वहाँ नौकरी की, 2 करीबन डेढ़ पौने 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद में फिर मैं मनोहर में यानी तरुण भारत में आया, तो उससे भी कम पगार। यानी आपको अचरज अच्छा। लगेगा कि 1,500 पगार लेने वाला मैं 600 में तरुण भारत में जॉइन हुआ नागपुर में। मुझसे कहा गया कि कम से कम 6-8 महीना तो भी आपको इतने पैसे में काम करना पड़ेगा, फिर हम बढ़ाने का सोचेंगे क्योंकि हमारा बजट इतना ही है। तो उस पगार पर मैं जॉइन हो गया। जब मुझे तरुण भारत भी छोड़ना पड़ा, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी फुल टाइम अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करूँगा। क्योंकि ना पत्रकारिता में मैं जा सकता हूँ, किर्लोस्कर प्रेस में कोई वैचारिक अड़चन नहीं थी, तो लेकिन वहाँ इंसानों के साथ में मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। तरुण भारत में इंसान बहुत अच्छे हैं, मेरे सपोर्टिव है, लेकिन उनके विचारों के साथ में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
और मैंने तो ये मान के चला था मेरे जीवन में, मुझे जो मान्य नहीं वो कभी लिखूंगा नहीं, जो लिखूंगा वो सच ही लिखूंगा, कभी झूठ लिखूंगा नहीं। और पत्रकार कर कर आप जब काम करते हो तो आप पर काफी जिम्मेदारियां होती है, जो बोला वो करना पड़ता है, वो मैंने कभी किया नहीं था मेरे जीवन में। तो नेचुरली आगे चलकर इसके साथ में एडजस्ट होना बड़ा कठिन था। नागपुर का सबसे बड़ा पेपर मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरा है लोकमत। लोकमत तो मुझे लेने वाला नहीं है। आगे चलकर एक ही साल में मैं लोकमत के साथ में जुड़ गया वो बात अलग थी, लेकिन तब नौकरी लोकमत में नौकरी करने का मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इलेक्शन में मैंने दर्डा जी के खिलाफ, वो भी यवतमाल के, मेरा भी यवतमाल से संबंध है, और उनके खिलाफ मैंने काफी प्रचार किया था। तो जिन जवाहरलाल जी दर्डा जी के खिलाफ मैंने इतना प्रचार किया है, उनको भला बुरा कहा है, उन्हीं के पेपर में जाकर नौकरी मांगना ये तो संभव नहीं है। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था कि मुझे कोई पत्रकारिता में नौकरी करनी है। और फिर मैंने 1982 दिसंबर में ये निर्णय लिया कि मैं फुल टाइम ये काम करूंगा। तब मुझे ये आत्मविश्वास था कि मैं जब चाहूं तब चाहे उतने पैसे मैं कमा सकता हूं। यानी मराठी में एक कहावत है, लाथ मारेन तिथे पानी काढेन। तो ये जी, जी, कहावत मेरे जी। जिंदगी में मैं सही कर सकता हूँ, सही में अमल में ला सकता हूँ, ये मुझे आत्मविश्वास था। इसीलिए कोई भी कमाई की चिंता न करते हुए मैं निर्णय ले पाया, और 9 साल तक कोई कमाई न करते हुए एक आधे भिखारी जैसे रहकर मैंने ये पूरा मोमेंट खड़ा किया, ये संभव हुआ। उसके पीछे का वो कारण